ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नॉवल एक्सप्लेनेशन पार्ट 8, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि जैसे ही वो व्हाइट रिबन जो एक पंख की तरह हल्की थी हाइमू के हाथ से टकराई, एक धमाके के साथ एक्सप्लोजन हुआ। अर्थ शैटरिंग पावर का असर इतना था कि हाइमू दर्द में जोर से चिल्लाता है। उसकी सारी उंगलियां टूट जाती हैं और उसका पूरा बॉडी हवा में दूर जा गिरता है। उसके बाद ठंडी हवा का एक और झटका आता है जो ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड के सभी डिसाइपल्स को उड़ा के फेंक देता है। पूरी हवा में ब्लैक फिगर्स ही ब्लैक फिगर्स छा जाते हैं जैसे घने टिड्डे, और सबकी चीखें गूंज उठती हैं। ये अचानक हुआ सीन देखकर पूरा सभी लोग हैरान हो गया। जो लोग फाइट कर रहे थे वो भी तुरंत रुक गए। और तब एक व्हाइट फिगर जो आइसी स्पिरिट्स के बीच फ्लॉट कर रही थी धीरे से युनचे के सामने उतर आती है। ये थी सिया किंग्यू। अब आगे एक अल्टीमेट ब्यूटी का अपीयरेंस हमेशा लोगों की नजर को तुरंत अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन सिया किंग्यू थोड़ी अलग थी। वो सिर्फ नजरें नहीं खींचती थी, उसका हर एंट्री पूरे माहौल में ऐसा इंपैक्ट छोड़ता था जिससे लगता था जैसे सबकी सोल एक सेकंड के लिए उनके शरीर से निकल गई हो। सिया किंग्यू धीरे से हवा में से नीचे आई और युनचे के पास जाकर खड़ी हो गई। एक लंबा व्हाइट रिबन उसके चारों तरफ हल्का हल्का हिल रहा था। तुरंत पूरा क्राउड बिल्कुल चुप हो गया। सब उसको ब्लैंक फेस के साथ देख रहे थे, जैसे कोई सपना देख रहे हो और उस सपने में मून पैलेस का एक फेरी जमीन पर उतर आई हो। हाइमू चिंगिया लगातार कई कदम पीछे ले रहा था। उसका राइट हाथ कांप रहा था एक्सट्रीम दर्द की वजह से। उसकी सारी उंगलियां टूट गई थीं और भयानक तरीके से मुड़ गई थीं। वो सिर उठाता है और सिया किंग्यू की तरफ देखता है और एक पल के लिए हैरान रहता है। उसका शॉक लेवल मैक्स तक पहुंच गया। एक लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 17 या 18 साल के आसपास लग रही थी, उसने उसे चोट पहुंचाई थी। जो प्रोफाउंड एनर्जी उस हिट में थी उससे वो डर गया था, और जो आईसी प्रोफाउंड ऑरा सिया किंग्यू से निकल रहा था उसने तो उसके पूरे बॉडी को फ्रीज जैसा कर दिया था, क्योंकि वो एक ऐसी स्ट्रेंथ थी जो उसके लेवल से पूरी तरह ऊपर थी। उसके पीछे ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड के 100 डिसाइपल्स ठंडी हवा के झटके से उड़कर जमीन पर गिर गए जैसे पके हुए पकौड़े, लेकिन कोई भी उठ नहीं पाया। सब चिल्ला रहे थे और पेन में थे, क्योंकि उनके बॉडीज पे छोटी या बड़ी अमाउंट में आइस क्रिस्टल्स बन गए थे, और जहां जहां ये क्रिस्टल्स थे वो कुछ सांसों में जम गया और लोगों को बेहोश तक कर दिया। वो बिल्कुल भी खड़े होने के लायक नहीं रहे थे। हाइमू चिंगिया के भौहें ताबड़तोड़ कांप रहे थे। वो अपना लेफ्ट हाथ उठाता है और सिया किंग्यू की तरफ पॉइंट करते हुए पूछता है, तुम कौन हो? हाइमू चिंगिया की आवाज में जो हल्का कांपना था उसमें उसका डर साफ साफ समझा जा सकता था। पिछले हिट के बाद अब उस पर दोबारा सिया किंग्यू का कल्टीवेशन प्रेशर लॉक हो गया था, इसलिए उसने सबसे ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ को फील किया था। इस उम्र में और इस लेवल की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन के साथ वो सच में ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड के मास्टर के दिमाग को पलट देने जैसा था। सिया किंग्यू ठंडी नजर से हाइमू चिंगिया को देखती है पर कुछ नहीं बोलती। युनचे की आंखों में चमक आ जाती है। वो सुलिंगर को उठाए हुए एक जोर से उसके साइड में पहुंच जाता है। युनचे बोलता है, किंग्यू मेरी पत्नी, तू फाइनली आई। अगर तू नहीं आती तो मैं जिंदगी भर के लिए गायब हो गया होता। युनचे कहता है और एक डर जाने वाला एक्सप्रेशन बनाता है। सिया किंग्यू का एक्सप्रेशन हार्डली बदलता है, जैसे वो थक गई हो युनचे के ड्रामे से। बाकी सब लोग तो युनचे की असली स्ट्रेंथ नहीं जानते, लेकिन वो तो अच्छी तरह जानती थी। स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो मूवमेंट टेक्निक होने की वजह से चाहे हाइमू चिंगिया, जिसका लेवल स्काई प्रोफाउंड रियल्म तक था, वो भी उसे इजीली टच नहीं कर सकता था। जब युनचे बोलता है किंग्यू मेरी पत्नी, तब सब जवान डिसाइपल्स जिन्हें सिया किंग्यू पसंद थी उनके दिल पे जैसे चाकू चल जाता है। सब ने युनचे को जेलसी और हेट्रेड भरी नजर से देखा। सबका फोकस सिर्फ सिया किंग्यू के फेरी जैसे लुक पर था। किसी ने भी सोचा तक नहीं था कि उसमें इतनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ भी हो सकती है। और शायद पहली बार जब उन्होंने उसे देखा तो उनके दिमाग में उसका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट से हुआ ही नहीं, क्योंकि ऐसी ब्यूटी के पास दुनिया को सिर्फ मुस्कान से जीतने वाली पावर होती है। उसे कल्टीवेशन स्ट्रेंथ की जरूरत ही क्या है? सुलिंगर थोड़ा शर्माकर युनचे के छाती के अगेंस्ट चिपकी हुई हल्की आवाज में बोलती है, ब्यूटीफुल बिग सिस्टर, तुम जाग गई। ये तो अच्छी बात है। मेरा नाम लिंगर है। उसका छोटा सा चेहरा पूरा लाल था एम्बैरेसमेंट से। सिया किंग्यू अपना नजर उस तरफ मोड़ती है और लिंगर को हल्का सा सिर हिलाकर ग्रीट करती है। उसके लिप्स हल्की सी हिलती है, लेकिन मुस्कान नहीं आती। शायद उसने मुस्कुराना भूल दिया है। कम से कम युनचे ने तो उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा था।
जितने सीनियर एल्डर्स वहां थे जो पावरफुल थे, उनका रिएक्शन सिर्फ सिया किंग्यू के लुक से नहीं था। जब उसने सिर्फ एक ही स्ट्राइक में हाइमू चिंग्या को पीछे धकेल दिया, उनका एक्सप्रेशन हिल गया, डिसबिलीफ साफ साफ था। लेकिन तुरंत उन्होंने अपने आप से कहते हुए खुद को समझाया कि एक लड़की सिर्फ 17-18 की होगी, चाहे कितनी भी टैलेंटेड हो, उसका एक हिट स्काई प्रोफाउंड रेल्म के एक्सपर्ट को पीछे नहीं कर सकता। वो तो बस लक होगा, या फिर हाइमू चिंग्या ने अपना फुल स्ट्रेंथ नहीं लगाया होगा। लेकिन सच ये था कि जब हाइमू चिंग्या ने अटैक लिया तो उन सबकी सेंसेस ने क्लियरली फील किया था कि उसने फुल स्ट्रेंथ लगाई थी। तब सू हेंगशन आगे आता है। जब वो सिया किंग्यू के सामने आता है तो उसका बिहेवियर थोड़ा रिस्पेक्टफुल लगता है। सू हेंगशन बोलता है, मिस, मैं सू हेंगशन हूं। पहले तुम इंजर्ड थी और बेहोश थी, लगता है अब तुम ठीक हो। यह तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। तुमने उस वक्त मदद करके मेरी बेटी की जान बचाई, उसके लिए धन्यवाद। युनचे सिर हिलाते हुए बोलता है, किंग्यू मेरी पत्नी है, ये है मेरे नए ससुर जी, जिसे मैंने अभी एक्सेप्ट किया है। अगर इन्होंने हेल्प नहीं की होती तो हमारे पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं होती। जब उसने किंग्यू मेरी पत्नी कहकर उसका इंट्रो दिया अपने ससुर जी से, तो पूरा सीन ही ऑकवर्ड हो गया। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह थी कि वो ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल लड़की के फेस पे ना तो कोई जेलसी थी ना डिस्कंफर्ट। वो सीधा मुड़कर सू हेंगशन को लाइटली बॉव करके बोलती है, मैं सिया किंग्यू क्लैन मास्टर सू का शुक्रिया करती हूं। सू हेंगशन जल्दी से हाथ हिलाता है, बोलता है, अरे अरे कुछ नहीं, तुम बहुत पोलाइट हो। चाहे वो मिडिल एज था, लेकिन वो भी सिया किंग्यू की आंखों से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो मन ही मन एक हैवी साई करता है। फिर जैसे ही उसकी नजर हाइमू चिंग्या पर पड़ती है, उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। सू हेंगशन चिल्लाता है, हाइमू चिंग्या, तू छोटी सोच वाला आदमी है। तेरा नाम पहले से ही बदनाम था, लेकिन मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि तू इतना गंदा और बेगैरत निकलेगा। हमारा ग्रैंड वेक क्लैन अगर ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड के बराबर समझा जाता है तो वो हमारे लिए एक बड़ा अपमान है। सू हेंगशन फिर अपनी नजर मोड़ता है, ग्रैंड एल्डर सू वंगजी की तरफ देखते हुए कहता है, ग्रैंड एल्डर, जो इंसिडेंट अभी हुआ आपने खुद भी साफ देखा है। सू हेंग्युए ऐसे इंसान के साथ जुड़ा हुआ था। वो सिर्फ अपने क्लैन को धोखा देने का शक ही नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक मजाक है। और आप हमारे ग्रैंड एल्डर होने के बावजूद उसके साइड पर खड़े हो। मैं क्लैन मास्टर हूं, लेकिन मैं भी आपका जूनियर हूं। मैंने कई बार बर्दाश्त किया है। जब सू हेंग्युए ने मुझे कई बार दबाया, मैंने कभी बदला नहीं लिया। लेकिन आज जब ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड ने लिंगर को किडनैप करने की कोशिश की, तब मैं समझ सकता था कि आप लोग इस बात से अनजान हो। लेकिन अभी जब हाइमू चिंग्या ने अचानक मेरे दामाद पर अटैक किया, ना आपने उसे रोका, न ही आप लोग शांत और आराम से रहे। ग्रैंड एल्डर सू हेंग्युए, मैं असल में क्लैन के अंदर कोई भी विवाद हो ऐसा मैं नहीं चाहता जिससे दुश्मन हम पर मजाक उड़ाएं। लेकिन मैं भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं हूं। अभी के ग्रैंड वेक क्लैन में मैं ही आखिरी फैसला करता हूं। सू वंगजी का चेहरा बहुत खराब होता है। वो हेमू चिंग्या की तरफ देखता है, जिसका राइट हाथ अभी भी कांप रहा है, और सू हाओयू को देखता है जो जमीन पर घायल होकर गिर गया है। वो अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और बोलता है, आज का इंसिडेंट यहीं खत्म करता हूं। हेंग्युए, हाओयू को ले जाओ। सू हेंग्यू का चेहरा ट्विच करता है। वो सू हेंगशान और युनचे को गुस्से भरी नजर से देखता है। अपने पीछे वाले डिसाइपल्स को सू हाओयू जो बेहोश है ले जाने को कहता है। बिना कुछ बोले वह गुस्से के साथ जाने लगता है। सू हेंगशान की बातें सही थीं। आखिर में और इस वक्त भी ग्रैंड वैक क्लैन की फाइनल अथॉरिटी उसके पास थी। उसने हिम्मत करके आज यहां आया था क्योंकि उसका सबसे बड़ा सहारा सू हाओयू का बेमिसाल टैलेंट था। इसी वजह से क्लैन में उसके पास बहुत सारे सपोर्टर्स हैं और ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड की ताकत के साथ सू हेंगशन पर बहुत प्रेशर था। लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि जब यह सब हो रहा है, एक अनजान जवान युनचे इतनी हिम्मत से सीधा आएगा। सू हेंगशन की भावनाएं हिलती हैं। वो अपना राइट हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन आधा बढ़ा के वापस कर लेता है। वो अपना गुस्सा दबाते हुए उन्हें जाने की इजाजत देता है। तभी अचानक एक ठंडी ताना गूंजी आवाज गूंजती है, रुको थोड़ा। यह युनचे था। वो एक कदम आगे बढ़ता है, टॉन्ट करते हुए हाइमू चिंग्या की तरफ देखता है, जिसका चेहरा सख्त हो चुका है। युनचे बोलता है, यह जगह मेरा एरिया नहीं है। मतलब मैं यहां ऐसे नहीं बोल सकता कि आप लोग अपनी मर्जी से आ जाते हो और चले जाते हो। लेकिन ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड मास्टर, आपने मुझे पहले मारने की कोशिश की। क्या आप सोचते हो कि अब सब कुछ शांत हो जाएगा? हेमू चिंग्या की आंखें सिकुड़ती हैं। वो ठंडी हंसी से कहता है, क्या अभी भी तुम मुझे यहीं रोकना चाहते हो?
वक्त के बावजूद हेमू चिंग्या की बॉडी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसकी पीठ से ठंडा पसीना बह रहा था। उसका राइट हाथ, जिसमें 5 उंगलियां टूटी हुई हैं, उसमें एक बहुत ठंडी एनर्जी बह रही थी जो बर्फ के खंजर जैसी उसे चुभ रही थी। हर सेकंड उसके हाथ में दर्द तेज बढ़ता जा रहा था। वो अपनी पूरी ताकत लगाता, फिर भी उस एनर्जी का एक टुकड़ा भी निकाल नहीं पाता। वो सबसे ज्यादा चाहता था तुरंत यहां से निकल जाए, क्योंकि सिया किंग्यू को देखकर उसके दिल में बहुत बड़ा डर हो चुका था। युनचे टॉन्ट मारते हुए कहता है, यहीं रोकना। हा हा हा, तुम अपने आप को ज्यादा ही बड़ा समझते हो। तुम्हारी बदसूरती और गंदी सोल के बारे में सोचकर तो मैं डर भी जाता कि घर की मक्खियां भी तुम्हें खाने के लिए पसंद करेंगी। मैं चाहता हूं तुम उस बदले का हिसाब चुकाओ जो तुमने मुझे पहले दिया है। युनचे अपनी नजर मोड़ता है और गुस्से से कहता है, वैसे ये तो मेरी और हेमू चिंग्या के बीच का पर्सनल झगड़ा है। ग्रैंड वाकी क्लैन से इसका कोई लेना देना नहीं है। युनचे ने अपना हाथ उठाया, हेमू चिंग्या की तरफ पॉइंट किया और जोरदार आवाज में बोला, किंग्यू मेरी पत्नी, यही वो है। उसने मुझे मारने की कोशिश की। जो बदला उसने तुम्हारे हस्बैंड को मारने की कोशिश की वजह से हमें लेना है, चाहे मैं बर्दाश्त करूं, तुम नहीं करोगी, है ना? सिया किंग्यू की आईलैशेस हल्की सी उठी। उसकी ठंडी आंखें अब हेमू चिंग्या पर टिक गई हैं। हेमू चिंग्या बोलने वाला था कि अचानक आइस फिनिक्स स्नो फ्लावर रिबन उसके छाती पर अटैक करने के लिए स्पीड से आगे बढ़ता है। हेमू चिंग्या की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो गरजता है, कभी ना डरने वाला जूनियर, तुम सोचते हो मैं तुमसे डरूंगा? हेमू चिंग्या अपना हाथ हिलाता है, एक काला आयरन स्पीयर पकड़ता है और उस स्पीयर से एक बड़ा ब्लैक वॉर्टेक्स बनाता है, जिससे आइस फिनिक्स स्नो फ्लावर रिबन लगता है कि बेकार पड़ गया है। यह स्काई प्रोफाउंड एक्सपर्ट की शक्ति है। पास खड़े कुछ लोगों को भी इसका प्रेशर सांस रोक देने वाला लगता है। कुछ लोग सफोकेट होने लगते हैं। रिबन जब आयरन स्पीयर से टकराता है, एक तेज आवाज होती है जैसे टिश्यू फट रहा हो। वो वॉर्टेक्स जो फुल एनर्जी से भरा हुआ है, एक आइस लोटस बढ़ती हुई स्पीयर को तोड़ती हुई सीधा हेमू चिंग्या की तरफ जा रही है। हेमू चिंग्या का चेहरा बहुत ज्यादा बदल जाता है। वो जल्दी पीछे हटता है। सब लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हेमू चिंग्या ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन ये लड़की सिर्फ एक ही मूव से उसकी ताकत तोड़ देती है। मैं मदद करता हूं, ऐसा कहते हुए जब परिस्थिति खराब होने लगती है, सू हेंग्यू जल्दी से अपने आप को झुकाकर अपनी तलवार आइस फिनिक्स स्नो फ्लावर रिबन की तरफ चलाता है। दोनों टॉप स्काई प्रोफाउंड एक्सपर्ट्स साथ मिलकर एक 17 साल की लड़की से लड़ रहे हैं। यह सीन सबके लिए अनोखा था और किसी ने पहले कभी नहीं देखा। सिया किंग्यू का एक्सप्रेशन एक बार भी नहीं बदला, सिर्फ उसके हाथ की मूवमेंट थोड़ी सी बदली। तुरंत आइस लोटस 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं, एक हेमू चिंग्या की तरफ और दूसरा सू हेंग्यूए की तरफ चला जाता है। पिंग की आवाज के साथ सू हेंग्यूए का ब्लॉक बिल्कुल काम नहीं आया। जैसे ही तलवार आइस लोटस से टकराता है, उसका हाथ भी आइस से जम गया। दोनों आइस लोटस एक साथ फेंकते हैं। हेमू चिंग्या और सू हेंग्यूए के छाती पर लगकर एक्सप्लोड करते हैं। दोनों चीखकर अलग अलग साइड गिरते हैं। साथ ही साथ ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड डिसाइपल्स को टकराकर उन्हें बेहोश कर देते हैं। उनका शरीर टूटे हुए आइस फ्लावर से पूरी तरह भरा होता है। बहुत सारी चोटें होती हैं। आधा शरीर आइस से जम गया है और वो कुछ वक्त के लिए हिल नहीं पाते। जमीन पर पड़े उनका एक्सप्रेशन बिल्कुल मरा हुआ लगता है। वो सब कुछ होने को यकीन नहीं कर पा रहे हैं। न सिर्फ ये, सू हेंगशान, सू वंगजी और युनचे भी हैरान के मारे अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं। 2 स्काई प्रोफाउंड अर्ली स्टेज के एक्सपर्ट्स, रिवर ईस्ट के सबसे नए पावरफुल लोग, एक 17 साल की लड़की के एक मूव से ऐसे पूरे तरह से हराए गए। सिर्फ एक मूव में। जब सिया किंग्यू ने हेमू चिंग्या को धक्का दिया था, युनचे ने पहले ही सोच लिया था कि जब वो एम्परर अवेकनिंग हार्ट पिल रिफाइन कर लेगी, तब उसकी ताकत हेमू चिंग्या से भी ज्यादा होगी। वो सिर्फ स्काई प्रोफाउंड रेल्म में नहीं, ब्रेक थ्रू की। शायद उसने स्काई प्रोफाउंड रेल्म के मिड स्टेजेस तक भी कदम रखा है। लेकिन वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि जब 2 स्काई प्रोफाउंड रेल्म के एक्सपर्ट्स हेमू चिंग्या और सू हेंग्यू मिलकर लड़ रहे हैं, वो लड़की इतना आसानी से सिर्फ एक मूव में उन्हें हरा देगी। अगर वो स्काई प्रोफाउंड रेल्म के मिड स्टेजेस में भी होती तो भी ये नामुमकिन था। क्या अब की सिया किंग्यू स्काई प्रोफाउंड रेल्म के लेट स्टेजेस में पहुंच चुकी है? युनचे हल्का सा कांपते हुए पूछता है, जैस्मिन, सिया किंग्यू की अभी की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन का लेवल क्या है? जैस्मिन का जवाब होता है, स्काई पॉइजन पर्ल के इफेक्ट के हिसाब से, जो कि हेवनली प्रोफाउंड ट्रेजर्स में 5वें नंबर पर है, इतनी परफेक्ट रिफाइनमेंट किसी के पास नहीं है। टेंशन की हजारों वर्ल्ड्स में सिर्फ स्काई पॉइजन पर्ल ही ऐसा कर सकता है।
जैस्मिन की आवाज में शॉक होता है। वो आगे बोलती है, उसकी अभी की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन स्काई प्रोफाउंड रेल्म से ऊपर है और वो एम्परर प्रोफाउंड रेल्म में है। चू युएचान को भी पीछे छोड़कर वो एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के सेकंड लेवल पर पहुंच चुकी है। वो दो स्काई प्रोफाउंड रेल्म के सेकंड लेवल के लोग उसके सामने बिल्कुल 9 साल के बच्चे जैसे हैं। अगर उसने अपनी पूरी ताकत दिखाई होती तो ये दोनों लोग तो बस बर्फ के सूखे टुकड़े बन चुके होते। इस बात को सुनकर युनछे इतना ज्यादा हैरान होता लगता है वो अभी चक्कर खाकर गिर जाएगा। युनछे हैरानी भरी आवाज में पूछता है, क्या क्या तुमने क्या कहा? जैस्मिन ने पहले बताया था कि एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस का यूज एक अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के एक्सपर्ट को सीधे स्काई प्रोफाउंड रेल्म में ब्रेक थ्रू करवा सकता है। लेकिन जो एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस सिया किंग्यू ने कंज्यूम की थी वो स्काई पॉइजन पर्ल से रिफाइन हुई थी, मतलब उसका इफेक्ट लेजेंड से कई गुना ज्यादा होगा। युनचे सोचता है कि हो सकता है वो सीधे स्काई प्रोफाउंड रेल्म के मिडिल स्टेज तक चली जाए, या संभव है मिड लेट स्टेजेस तक भी। मगर उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो 2 पूरे रेल्म्स क्रॉस कर जाएगी, अर्थ प्रोफाउंड रेल्म से सीधे उस रेल्म में जिसका नाम सुनकर लोग कांप जाते हैं, एम्परर प्रोफाउंड रेल्म। और वो बन गई एक ऐसी आइडेंटिटी जिसे लाखों लोग सिर्फ देखने के लिए तरसते हैं, एक थ्रोन। और वो भी सिर्फ 17 साल की लड़की, एक फीमेल थ्रोन। युनचे अपने आप से गुनगुनाता है, ये तो बहुत ही क्रेजी है ना। जरा सोचो, एम्परर प्रोफाउंड रेल्म क्या होता है। पूरे ब्लू विंड एम्पायर में थ्रोन्स की टोटल गिनती 10 से भी कम थी, लेकिन ये 10 लोग अपने अपने एरिया में सबसे टॉप थे। इनका नाम तक ब्लू विंड एम्परर से बड़ा था। और उन थ्रोन्स में सबसे छोटी उम्र वाला पहले था हेवनली सोर्ड विला का लिंग युएफेंग। फिर एक चांस की वजह से चू युएचान, जिसे ब्रेक थ्रू करने में और 10 साल लगने थे, उसने युनचे से ड्रैगन यांग पाकर डायरेक्ट ब्रेक थ्रू कर लिया और यंगेस्ट थ्रोन बन गई। लेकिन सिया किंग्यू सिर्फ 17 साल और कुछ महीने की। एग्जैजरेशन से भी ज्यादा था। यह तो एक फैंटेसी जैसे कहानी लग रही थी। ब्लू विंड एम्पायर की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ और शायद कभी होगा भी नहीं। और सब वेक कंट्री के ईस्ट रिवर रीजन में एक थ्रोन का मतलब है भगवान, एक ऐसा भगवान जो सब कुछ कुचल सकता हो। चाहे सब वेक के इस रीजन में हाई प्रोफाउंड रेल्म्स नहीं मिलते, लेकिन यह कोई लो लेवल रीजन भी नहीं है और यहां पिछले 300 साल से कोई थ्रोन पैदा नहीं हुआ था। पहले जो हुआ था वो भी 70+ उम्र में था। जैस्मिन सोचती है, स्काई प्रोफाउंड रेल्म से एम्परर प्रोफाउंड रेल्म में जाना के लिए जितनी पावर चाहिए वो अर्थ से स्काई रेल्म के ट्रांजिशन से लगभग 10 गुना ज्यादा है। शायद ये उसकी स्पेशल 9 प्रोफाउंड एक्सक्विजिट बॉडी की वजह से पॉसिबल हुआ हो। लेकिन यह बात युनचे तक नहीं पहुंचती। ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड और सू हेंग्यू की साइड के एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग सू वंगजी भी एक्शन लेने वाले थे। लेकिन जब उन्होंने हाइमू चिंग्या और सू हेंग्यू को सिर्फ एक ही स्ट्राइक में गिरते देखा, जिसमें दोनों स्काई प्रोफाउंड एक्सपर्ट्स थे, तो उनकी हालत ऐसी हो गई जैसे उनका दिमाग फ्रीज हो गया हो। आंखें फटी रह गईं, बॉडी थर थर कांपने लगी, जैसे दिन के टाइम भी भूत देख लिया हो। सू हेंगशन का मुंह खुला का खुला रह गया। वो भी इतना शॉक में था कि उसका दिमाग रुक गया था। काफी देर बाद वह धीरे से युनचे से पूछता है, लिटिल ब्रदर युन, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस लड़की का अभी का कल्टीवेशन लेवल क्या है? युनचे भौहें उठाता है और आराम से बोलता है, ओह, मेरी वाइफ का टैलेंट तो बस ठीक ठाक ही है। अब वो 17 की हो चुकी है और अभी सिर्फ एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के सेकंड स्टेज में पहुंची है। ये कहूं तो लोग हमारा मजाक भी उड़ा सकते हैं। ये बात सुन के सभी के चेहरे बदल जाते हैं और वो कहने लगे, क्या क्या क्या? युनचे की बात सबके कानों के पास ऐसी गूंजती है जैसे कोई बिजली गिर गई हो। हर किसी का चेहरा डर के मारे कांप गया। जो नजर उन्होंने सिया किंग्यू पर डाली उसमें शॉक के अलावा कुछ नहीं था। सू वंगजी तो इतना हिल गया कि वापस कुर्सी पर गिर पड़ा। आमतौर पर अगर कोई कहे कि एक 17 साल की लड़की एम्परर प्रोफाउंड रेल्म में पहुंच गई है तो सब उसे पागल समझेंगे। लेकिन अभी सबने अपनी आंखों से देखा कि उसने 2 स्काई प्रोफाउंड लेवल के एक्सपर्ट्स को एक ही मूव में हरा दिया। यह शक्ति स्काई प्रोफाउंड के लेट स्टेज में ही हो सकती थी, यानी यह लड़की शायद सच में एक 17 साल की थ्रोन थी। सीन का एनवायरनमेंट इंस्टेंटली बदल जाता है। सबकी नजर केवल सिया किंग्यू पर फिक्स हो जाती है। उसका ऑरा सब कुछ दबा देता है। पहले जो भी विवाद थे सब इस एक शॉक के सामने कुछ भी नहीं रहे। युनचे अपने दिल में सोचता है, यह होता है एब्सोल्यूट पावर का फायदा। जब तुम्हारे पास क्रशिंग पावर होती है तभी तुम्हारे पास क्रशिंग अथॉरिटी भी होती है।
लोग डरते हैं, सन्नाटा छा जाता है, इज्जत मिलती है, पूजा तक होती है। कोई भी तुमसे पंगा नहीं लेता, न मारने की सोचता है, न परेशान करता है। अगर सच में खुद को प्रोटेक्ट करना हो और अपनों को बचाना हो तो तुम्हें एब्सोल्यूट पावर चाहिए। बाकी सब बस दिखावा है। यही वो चीज थी जिसके लिए युनचे हमेशा नंबर 1 मेहनत करता था। अगर उसने एम्परर अवेकनिंग हार्ट पिल को सिया किंग्यू की जगह खुद पर यूज किया होता तो शायद उसका भी स्ट्रेंथ एम्परर प्रोफाउंड रेल्म तक पहुंच गया होता। पहले जब वह एलिमेंट्री प्रोफाउंड रेल्म में था तब वह कभी एम्परर रेल्म का सोच भी नहीं सकता था। पर आज सिर्फ 2 साल बाद वो एक रियल थ्रोन के पास खड़ा है और एक बार उस रेल्म को छू भी चुका था। वो सिया किंग्यू को देखता है, उसका दिल हल्का सा हिलता है, लेकिन न उसे शिकायत थी न पछतावा। सिर्फ इतना काफी था कि सिया किंग्यू उसकी पत्नी थी। तभी युनचे देखता है कि हाइमू चिंग्या को उसके 2 गार्ड्स उठाकर ले जा रहे हैं। युनचे की नजर नीचे गिरती है और वो ठंडी हंसी से बोलता है, हाइमू चिंग्या, तूने मेरी मंगेतर सुलिंगर को पकड़ने की कोशिश की और मुझे मारने आया था। तो बोल, क्या तू ये सोच चुका है कि तू अपना बदला कैसे चुकाएगा? मुझसे और मेरे ससुरजी से? हाइमू चिंग्या एक गहरी सांस लेता है। उसके अंदर बर्फ जैसी एनर्जी घूम रही थी जिससे वो मरना नहीं चाहता था। वो दांत भींच के गुस्से से कहता है, बदला? हे, हिम्मत है तो तू ही मार दे मुझे। युनचे का चेहरा डार्क हो जाता है। वो कहता है, मार दूं? तू सोचता है मैं नहीं मार सकता क्या? वो और बोलता है, मेरे ससुरजी तो एक इज्जतदार क्लैन मास्टर हैं, उन्हें हर एंगल से सोचना होता है। चाहे तू सुलिंगर पर हाथ उठा के गया हो, वो फिर भी तुझे लेकर सावधान रहेंगे। लेकिन मैं अलग हूं। तू तो एक छोटा सा ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड मास्टर है। तुझे मारना मेरे लिए किसी गली के कुत्ते को मारने जैसा है। किंग्यू मेरी पत्नी, इसे मार डालो। युनचे के इन लफ्जों ने सबको स्ट्रांगली याद दिला दिया। एक 17 साल की लड़की अगर थ्रोन बन गई है तो उसके पीछे कोई भयानक लेवल की पावर, सेक्ट या ब्लड लाइन जरूर होगी। उनका लेवल लोगों की सोच से भी बहुत ऊपर होगा और उनके लिए किसी ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड मास्टर को मारना एक गली के कुत्ते को मारने जैसा ही होगा। जैसे ही युनचे ने वो लफ्ज कहे, सिया किंग्यू की बॉडी से एक्सट्रीम ठंडी एनर्जी निकलती है और उसकी हथेली के बीच एक डेलिकेटली चमकता आइस लोटस खिल जाता है। फिर उसकी उंगलियों के इशारे से वो लोटस सीधे हाइमू चिंग्या की तरफ बढ़ा। उसके साथ एक ऐसी किलिंग इंटेंट निकली जो हड्डियों तक पहुंच गई। हाइमू चिंग्या ने जो बातें पहले कही थीं वो बस गुस्से में बिना सोचे बोली थी। अब उसे एहसास हुआ कि वो ग्रैंड वेक क्लैन से नहीं बल्कि एक थ्रोन से लड़ रहा था और वो थ्रोन ग्रैंड वेक क्लैन का भी नहीं था। और अगर कोई थ्रोन किसी को मारने की सोच ले तो उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। वो आइस लोटस इतना खूबसूरत चमक रहा था कि देखने में मेस्मराइजिंग लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो पास आया, हाइमू चिंग्या के सारे बाल खड़े हो गए। उसके अंदर 1% भी शक नहीं था। अगर उस लोटस को छू लिया तो वो तुरंत मर जाएगा बिना किसी चांस के। मौत के डर में हाइमू चिंग्या अजीब सी चीख मार देता है। अभी के सीरियस कंडीशन में भी उसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा ताकत लगाकर सीधा पीछे भागता है उस आइस लोटस को डॉज करने के लिए। लेकिन वो ऐसे जमीन पर गिरता है जैसे मरा हुआ कुत्ता और काफी देर तक उठ नहीं पाता। एक स्काई प्रोफाउंड रेल्म का एक्सपर्ट होने के बावजूद जो ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड का होल्ड मास्टर था, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो जिंदगी में इतनी बेइज्जती में गिरेगा। सिया किंग्यू के भौहें हल्का सा हिलते हैं। वो अपने स्नो वाइट हाथों को घुमाती है और एक और आइस लोटस उसकी हथेली में अपीयर हो जाता है। पहले वाले लोटस ने सबको यह समझा दिया था कि चाहे सामने ब्लैकवुड का मास्टर ही क्यों ना हो, अगर वो चाहती तो उसका काम तुरंत तमाम कर देती। जब दूसरा लोटस अपीयर हुआ, ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड वालों के चेहरों का रंग ही उड़ गया। सुवंगजी तुरंत उठता है और अपनी ओल्ड वॉइस में चिल्लाता है, रुको, इतना ज्यादा आखिरी कदम मत उठाओ वरना। युनचे अपनी भौहें उठाता है और ठंडे अंदाज में बोलता है, वरना क्या? हां, जब उसने मुझे मारने की कोशिश की थी तब तुम सब चुपचाप खड़े थे। अब जब हम उस पर एक्शन ले रहे हैं तो तुम बोल रहे हो। मेरे ससुरजी और मेरी मंगेतर सुलिंगर ग्रैंड वेक क्लैन के लोग हैं। उनकी इज्जत के वजह से मैं तुम्हारी बात को पहली बार इग्नोर कर रहा हूं। लेकिन अगर एक और लफ्ज भी बोला तो मैं अपनी पत्नी से तुम्हें भी तुरंत मरवा दूंगा। और क्या तुम इसे ट्राई करोगे? सुवंगजी की आंखें फट जाती हैं और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। उसके गले से एक आवाज निकलती है, लेकिन युनचे की उस ठंडी और टेरिफाइंग नजरों के आगे वो तुम कहना भी नहीं बोल सकता। उसने वो लफ्ज निगल लिया। फिर वह भारी सांस लेकर अपनी कुर्सी में बैठ जाता है और चुप हो जाता है। मौत का डर इंसान की असली फितरत होती है।
ग्रैंड एल्डर होते हुए वो हमेशा लोगों पर चिल्लाता था और अपनी हाई पोजीशन का फायदा उठाता था। उसने कभी भी असली मौत के खौफ का सामना नहीं किया था। ये उसका पहला असली सामना था। और जब उसने मौजूदा थ्रेट देखा, उसका सारा बैकबोन और करेज बर्फ की तरह पिघल गया। वो थर थर कांप रहा था और कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सच कहूं तो सू हेंगशान इस वक्त अंदर से काफी रिलैक्स्ड और खुश महसूस कर रहा था। हेमू चिंग्या उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, मगर उसके खिलाफ वो कभी कुछ कर नहीं पाया। सू वंगजी ग्रैंड एल्डर होते हुए भी उसे कभी इज्जत से नहीं देखता था। जितना भी गुस्सा आए, हमेशा सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था। अब जब उसने हेमू चिंग्या और सू वंगजी दोनों को डर के मारे चुप होते देखा, उसके अंदर एक अलग सी राहत की फीलिंग थी। लेकिन वो किसी भी चीज को एक्सट्रीम तक ले जाना नहीं चाहता था। वह युनचे के पास आके उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, लिटिल ब्रदर युन, छोड़ो अब। हेमू चिंग्या कितना भी घटिया हो, लेकिन उसकी रेपुटेशन रिवर ईस्ट में काफी बड़ी है। अगर ग्रैंडवेक क्लैन के भीतर उसे ऐसे मार दिया गया तो बाद में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अभी वो इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया है कि लगता है आधे साल तक तो रिकवर भी नहीं कर पाएगा। उसे कुछ प्राइस चुकाने दो, फिर जाने दो। युनचे को यह बिल्कुल अजीब नहीं लगा कि सू हेंगशन ऐसा कह रहा था। वो हल्का मुस्कुराता है और कहता है, ससुरा जी, हमने तो सबके सामने सगाई अनाउंस कर दी थी सुलिंगर की। अभी भी आप मुझे लिटिल ब्रदर युन कह रहे हो, यह तो सही नहीं लगता। अगर आपको दामाद कहना पसंद नहीं तो युनचे बोल लीजिए, या फिर छेर भी चलेगा। सू हेंगशन थोड़ा ब्लैंक सा देखने लगता है। उसकी आंखों में सरप्राइज था। उसने नोटिस किया कि युनचे ने सच में यह सगाई अपने दिल में उतार लिया है। वो हंसते हुए कहता है, अरे हां, देखो मैं भी क्या कहूं, सिर्फ सगाई याद रहा और मैं तुझे कह के भी भूल गया कि अब तू मेरा दामाद है। चेयर, मैंने जो कहा अभी बताओ तुम्हारा क्या कहना है। युनचे स्माइल करता है और कहता है, जब ससुर जी ने कह दिया तो चेयर जरूर मानेगा। बस मुझे बताओ आप कौन सा प्राइस उससे चुकवाना चाहते हो। हेमू चिंग्या का दिमाग वैसे ही लिमिट पर था। उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। जैसे ही उसने उन दोनों की बात सुनी, उसने तुरंत एक स्पेशल रिंग निकाली और बिना कुछ बोले सू हेंगशान की तरफ फेंक दिया। जिंदा रहने के लिए उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसे सबके सामने प्राइस देना पड़ा। इस बेइज्जती में उसका सीना जैसे फट जाए वैसे महसूस हो रहा था, मगर कुछ बोल नहीं पाया। सू हेंगशान ने स्पेशल रिंग ली और प्रोफाउंड एनर्जी से स्कैन किया। उसमें 3 ढेर लगे हुए थे प्योर पर्पल क्लाउड प्रोफाउंड आयरन के। पर्पल क्लाउड प्रोफाउंड आयरन की रेरिटी को देखकर यह करीब पूरे साल का ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड का हार्वेस्ट था। वो सेटिस्फाइड होकर सिर हिलाता है और हेमू चिंग्या की तरफ हाथ लहराता है। जब ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड का मास्टर इतना ही पोलाइट है तो ये सू भी अदब से जवाब देगा। अच्छी यात्रा हो तुम्हारी, छोड़ने तो नहीं आ सकता। हेमू चिंग्या की छाती तेज तेज उठती गिरती है, फिर उसकी आंखें पलट जाती हैं और वो तुरंत बेहोश हो जाता है। उसके 2 गार्ड्स जल्दी से उसे उठाते हैं और सिया किंगयू की तरफ इतनी डर से देखते हैं कि वहां रुकने की हिम्मत नहीं करते। पीछे के सभी ब्लैकवुड डिसाइपल्स भी चुपचाप उनके पीछे चले जाते हैं, पूरी तरह हारे हुए लुक के साथ। युनचे ने अंदर से एक लंबी सांस छोड़ी। फिर उसने ग्रैटिट्यूड भरी नजर से सिया किंगयू की तरफ देखा। जब उसने सुलिंगर से मिला था, उसका पूरा वर्ल्ड उदासी और अंधेरों से भरा हुआ था, और उसकी पोजीशन के हिसाब से लगता था उसके फैमिली पर बहुत बड़ा डिजास्टर आया होगा, सब कुछ टूट चुका होगा। युनचे कभी नहीं जानता था क्या हुआ था उसके परिवार के साथ, लेकिन आज जिस तरह एक खुली और खुश सुलिंगर उसके सामने थी, वो कभी नहीं चाहता था कि उसे भी वही सब दर्द फिर से सहना पड़े जो उसने कभी अपने पास्ट में सहा था। इसी वजह से उसने सिया किंगयू की एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ का यूज किया, अपने बोल्ड शब्दों और एक्शन से ग्रैंडवेक क्लैन के लिए एक टेरिफाइंग इमेज बनाई, जैसे उनके पीछे कोई बड़ी पावर खड़ी हो। शायद ये सिर्फ टेम्पोरेरी इल्यूजन था, लेकिन अगर इससे ग्रैंडवेक क्लैन थोड़ी भी सिक्योरिटी फील करे और अपने पुराने किस्मत से बच जाए तो बस इतना ही युनचे कर सकता था। चाहे यह सब बस एक सपना ही क्यों ना हो, 24 घंटे के बाद सब कुछ फिर से गायब हो जाएगा। लेकिन उसने जो किया वो सब सिर्फ सुलिंगर के लिए किया, उसके प्यार के लिए और दिल के कोने में छुपे उस पछतावे के लिए। एक ऐसा क्लैन विवाद जो काफी समय से अंदर ही अंदर पक रहा था, आखिरकार आज एक ऐसे अनजाने कंक्लूजन पे पहुंच गया जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। युनचे को यह नहीं पता था कि सू हेंगशन अब सू हेंगयुए और उसके बेटे और उन एल्डर्स और डिसाइपल्स के साथ क्या करेगा जो हमेशा सू हेंगयू की हां में हां मिलाते थे। लेकिन सच कहें तो उसे फर्क भी नहीं पड़ता था। जब ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड चला गया
तो उसने सुलिंगर को लिया और वहां से निकल गया। इस पूरे मामले के दौरान युनचे को लगभग सू हेंगशन की नेचर का अंदाजा हो गया था। स्पष्ट था वो एक सीधा साधा, ईमानदार, विनम्र इंसान था जिसके दिल में लोगों के लिए काफी अफेक्शन भी था, लेकिन एक अच्छा क्लैन लीडर नहीं था, क्योंकि वो काफी डिसाइसिव या तीखा नहीं था अपने डिसीजंस में। नहीं तो किसी एल्डर को उसके सामने उससे ऊंची टोन में बात करने तक की हिम्मत नहीं होती। हालांकि बात अब यहां तक पहुंच गई थी और सू हेंग्युए ने क्लैन को धोखा भी दे दिया था। फिर भी युनचे सोचता है कि सू हेंगशन का रिएक्शन शायद फिर भी सॉफ्ट ही रहेगा, क्योंकि आखिरकार सू हेंग्युए उसका बिग ब्रदर था। और सिर्फ वही नहीं, उसके समर्थन में काफी सारे एल्डर कैरेक्टर्स भी थे। आज के हालातों से युनचे को ग्रैंड वे के क्लैन के अंदर छुपे हुए संकट का अंदाजा हो गया था। सुलिंगर अपने हाथ से युनचे का हाथ पकड़ती है और कंफ्यूज्ड नजर से पूछती है, बिग ब्रदर युनचे, आप और पापा कह रहे थे कि मैं अब मंगेतर हूं। यह मंगेतर क्या होता है? युनचे मुस्कुराता है और कहता है, इसका मतलब होता है कि जब सुलिंगर तुम बड़ी हो जाएगी तो तुम मुझसे शादी करोगी और मेरी वाइफ बन जाओगी, जैसे तुम्हारी सुंदर बिग सिस्टर। सिया किंग्यू अपनी आंखों से उसकी तरफ थोड़ा टिल्ट करके अजीब एक्सप्रेशन के साथ देखती है। सुलिंगर थोड़ा हिचकिचाती है और पूछती है, वी फी वो क्या होता है? युनचे हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, इसका मतलब यह होता है कि सिर्फ मैं तुम्हें लिंगर बुला सकता हूं। जब तुम मेरी वाइफ बन जाओगी तब हमेशा हम साथ रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे को खुश करेंगे और साथ मिलकर वो सब कुछ करेंगे जो हमें खुशी देता है। सुलिंगर के कदम एकदम धीरे हो गए, जैसे युनचे के शब्द उसके दिमाग को फ्रीज कर गए हों। युनचे झुककर प्यार से पूछता है, लिंगर, जब तुम बड़ी हो जाओगी क्या तुम मेरी वाइफ बनना चाहती हो? सुलिंगर अपने स्नो जैसे सॉफ्ट गालों को ऊपर उठाती है, फिर पूरी ताकत से हां में सिर हिलाती है और प्यार से मुस्कुराकर कहती है, हां, मुझे बिग ब्रदर युनचे के साथ रहना बहुत पसंद है। युनचे उसके छोटे हाथ को और भी जोर से पकड़ लेता है। उसका दिल वार्मथ से भर जाता है, लेकिन उस वार्मथ में दर्द भी छुपा था। आखिरकार सिया किंग्यू अब चुप नहीं रह पाती। वो सुलिंगर की तरफ देखते हुए उसकी उम्र का अंदाजा लगता है, फिर अपनी भौहें चढ़ा के युनचे से पूछती है, क्या तुम सीरियसली कह रहे हो? युनचे समझ जाता है कि सिया किंग्यू क्या सोच रही है। कोई भी इंसान अगर देखे कि एक लड़का सिर्फ 10 साल की लड़की को लेकर इतना सीरियस है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक शब्द आएगा, बीस्ट। युनचे थोड़ा हेल्पलेस होकर मुस्कुराता है और कहता है, मैं सच में सीरियस हूं, लेकिन मेरी एक अपनी वजह है। और वैसे भी युनचे का एक्सप्रेशन थोड़ा पेनफुल हो जाता है, फिर आगे बोलता है, यह सिर्फ एक सपना है ना? तो फिर इस सपने को एक खूबसूरत फैंटेसी बन जाने दो। सिया किंग्यू कुछ नहीं बोलती, उसे यह सब समझ नहीं आता, लेकिन युनचे की आंखों में उसके इमोशंस देखकर वो अपना चेहरा घुमा लेती है और फिर कुछ नहीं पूछती। युनचे धीरे से पूछता है, किंग्यू मेरी वाइफ, आज तुम इतनी ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी क्यों हो? सिया किंग्यू अपनी आंखें नीचे करती है और सॉफ्टली कहती है, जो स्ट्रेंथ मेरे पास अब है वो असल में तुम्हारी होनी चाहिए थी। अगर तुम उसे चाहते तो मैं मना नहीं करती। युनचे थोड़ा हैरान होता है, अपनी नाक को पिंच करता है और फिर टॉपिक चेंज कर देता है। अर्थ प्रोफाउंड रेल्म से लेकर एम्परर प्रोफाउंड रेल्म तक का प्रोग्रेस बहुत ही तेजी से हुआ है, लेकिन अगर प्रोग्रेस इतना फास्ट हो तो रेल्म इंस्टेबिलिटी का रिस्क होता है। किंग्यू, अच्छा होगा अगर मैं तुम्हारे साथ ड्रैगन पर्चिंग पवेलियन चलूं, ताकि मैं तुम्हारी ऑरा हार्मोनाइज कर सकूं और कोई बैकलैश ना रहे। सिया किंग्यू कहती है, मैं अकेली चली जाऊंगी, इतना काफी है, तुम लिंगर के साथ खेलो। युनचे इंसिस्ट नहीं करता, उसे थोड़ा वार्न करके वो सुलिंगर के साथ चला जाता है। आफ्टर ऑल उसने लिंगर से वादा किया था कि जब सिया किंग्यू उठ जाएगी तो वो उसके साथ खेलता रहेगा। जब युनचे काफी दूर चला जाता है तब सिया किंग्यू उसकी पीछे से फिगर देखती है। उसका मूड एकदम ब्लैंक होता है और वो अपने आप से हल्की सी आवाज में बोलती है, क्या ये इसलिए है क्योंकि हम हस्बैंड और वाइफ हैं? युनचे कहता है, लिंगर, तुम्हें कहां जाना है खेलने? सुलिंगर खुश होकर बोलती है। जब मैं बिग ब्रदर युनचे के साथ होती हूं मेरा मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। कहीं भी चले जाओ, खेलने में मजा आएगा। ओह चलो ठीक है, मुझे सोचने दो। हाँ चलो पीछे वाले बैम्बू फॉरेस्ट में चलते हैं, वहां खेलते हैं, ठीक? युनचे थोड़ा सोचता है और बोलता है, बैम्बू फॉरेस्ट? ये दो शब्द उसके कुछ पुराने जख्मों को छू जाते हैं। सुलिंगर कहती है, हाँ
माउंटेन के नीचे पर एक बहुत बड़ा बैम्बू फॉरेस्ट है। मुझे वहां की हवा बहुत पसंद है, लेकिन पापा कहते हैं कि वहां कई खतरनाक प्रोफाउंड बीस्ट्स मिलते हैं, इसलिए वो मुझे कभी अकेले वहां जाने नहीं देते। पापा तो हमेशा बिजी रहते हैं, इसलिए वो मुझे वहां खेलने भी बहुत कम ले जाते हैं। युनचे कहता है, बैम्बू फॉरेस्ट, बैम्बू फॉरेस्ट। ठीक है, चलो बैम्बू फॉरेस्ट चलते हैं खेलने। ग्रैंड वेक क्लैन के दक्षिण में एक विशाल बैम्बू फॉरेस्ट था जो माउंटेन के नीचे तक फैला हुआ था। हर तरफ एमरल्ड ग्रीन का एक गहरा सा शैडो था। बैम्बू की पत्तियों की सरसराहट, उनकी टाइट ब्रांचेस और लगातार चलती ठंडी हवा, सब कुछ इतना रिफ्रेशिंग था कि किसी का भी मन शांत हो जाए। सुलिंगर बैम्बू फॉरेस्ट के बीच खड़ी होती है, आंखें बंद करती है, दोनों हाथ फैलाती है और अपनी छोटी सी नाक से फ्रेश हवा को अंदर खींचकर कहती है, वाह, इतना रिलैक्सिंग। वो बैम्बू फॉरेस्ट जहां अभी वो थे, वो इतना घना नहीं था जितना पहले वाले में था, जहां वो और सुलिंगर कभी रहते थे। लेकिन जैसे ही युनचे ने उसी एमरल्ड ग्रीन को देखा, वही फ्रेश हवा फील की, उसका मन एकदम साफ हो गया। बैम्बू फॉरेस्ट की तरफ देखते हुए और सुलिंगर की तरफ देखते हुए युनचे थोड़ा सिली सा फील करता है। उस वक्त जब सब कुछ ब्यूटीफुल था, बैम्बू फॉरेस्ट, लिंगर, उनका एक पीसफुल वर्ल्ड, उसने सिर्फ हेट्रेड देखा था। सुलिंगर तो हमेशा ही थोड़ी उदास थी। वो हमेशा उससे कहती थी कि वो अपनी नफरत को छोड़ दे। शायद उस वक्त उसने अपना पास्ट छोड़ दिया था और सिर्फ युनचे के साथ रहना चाहती थी। जो उदासी बाद में उसके चेहरे पे थी, वो उसके पास्ट से नहीं, शायद युनचे की वजह से थी। सुलिंगर मुस्कुराकर बोलती है, बिग ब्रदर युनचे, यहाँ कितना ब्यूटीफुल है ना। ये मेरा सबसे फेवरेट जगह है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ, मुझे लगता है कि मैं एक फेरी बन गई हूँ और सब दुख भूल जाती हूँ। मुझे यहाँ सब कुछ पसंद है। मैं सोचती हूँ जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं अपना घर किसी बैम्बू फॉरेस्ट के बीच बनाऊंगी। ओह, बस सोच के ही मुझे खुशी होती है। युनचे का दिल जोर से कांप जाता है। अब समझ आया, जब मास्टर मर गया था तो सुलिंगर ने उसके इंजर्ड और बेहोश बॉडी को घसीटकर कई दिनों तक एक बैम्बू फॉरेस्ट में छुपा के रखा था। तब उसने सिर्फ सोचा था कि सुलिंगर ने बैम्बू फॉरेस्ट इसलिए चुना क्योंकि वो संरक्षित और छुपा हुआ होता है, लेकिन असली वजह यह थी कि वो बैम्बू फॉरेस्ट से सच्ची मोहब्बत करती थी और उसने बचपन से उस जगह के सपने देखे थे। बैम्बू फॉरेस्ट में ही उसका मन शांत होता था। वो अपने आप को एक फेरी फील करती थी। सिर्फ बैम्बू फॉरेस्ट ही था जहां वो अपनी तन्हाई, डर, गम और चिंता से लड़ सकती थी। साल दर साल, दिन ब दिन, जब वो हमेशा उसकी वापस आने की उम्मीद करती रही। युनचे दोनों हाथों को जोर से भींच लेता है और उसका दिल ऐसे चुभ रहा था जैसे किसी ने उसे सुइयों से भरा हो। शर्म का एक तूफान उसके अंदर भर गया। उसे हर पल यह एहसास होने लगा कि वो लिंगर के लायक कभी था ही नहीं और वो तो उसका कर्ज 10 जन्मों तक भी नहीं चुका पाएगा। युनचे हल्की सी आवाज में कहता है, लिंगर, चलो यहीं एक घर बनाते हैं, ठीक है? सुलिंगर हैरान होकर कहती है, हाँ, घर बनाना यहीं? युनचे मुस्कुराता है और सिर हिलाता है। हाँ, क्या तुम्हारा सपना नहीं था कि तुम एक बैम्बू फॉरेस्ट में रहो? तो चलो इन बैम्बूज के बीच में एक छोटा सा बैम्बू हाउस बनाते हैं। इस तरह सुलिंगर जितना चाहे उतना यहां रह सकती है। सुलिंगर थोड़ा रुकती है और कहती है, बैम्बू हाउस? फिर उसकी आंखें एकदम तारे बन जाती हैं। क्या हम सच में बना सकते हैं? लेकिन अगर हम बैम्बू काट देंगे तो क्या वो उनके लिए बुरा नहीं होगा? युनचे हंस पड़ता है। वो प्यार से उसके गालों को छूता है और बोलता है, यहां इतने सारे बैम्बूज हैं और हमें सिर्फ कुछ ही चाहिए होंगे एक छोटी सी झोपड़ी के लिए। अगर ये बैम्बूज जाने कि उन्हें एक प्यारी सी लिंगर के लिए घर बनाया जा रहा है तो वो खुशी से झूम उठेंगे। सुलिंगर पूरी तरह से खुशी में चिल्लाती है, ठीक है। युनचे अपने उंगलियों से प्रोफाउंड स्ट्रेंथ एनर्जी को चाकू की तरह बनाकर है। एक ही स्लाइस में 10 से ज्यादा बैम्बू साफ कर जाते हैं। थोड़ी ही देर में काफी मोटे बैम्बू का एक बड़ा सा ढेर बन जाता है और घने फॉरेस्ट के बीच एक साफ खाली जगह तैयार हो जाती है। युनचे की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ के साथ यह काम मुश्किल नहीं था, लेकिन आसान भी नहीं था। लेकिन जब उसके पास सुलिंगर थी जो लगातार उसका चीयरअप कर रही थी, बीच बीच में उसका पसीना पहुंचती थी, तो चाहे पसीना उसकी पीठ से बह रहा हो, वो थकान महसूस नहीं करता। धीरे धीरे आसमान अंधेरा होने लगा और एक छोटा सा बैम्बू हाउस आखिरकार बन गया। यह हाउस उस बैम्बू हाउस से छोटा और सिंपल था जिसमें पहले वो लिंगर के साथ रहा था। यह तो इतना भी नहीं था कि हवा और बारिश से उन्हें बचा सके, लेकिन फिर भी उसमें एक सिंप्लिसिटी थी, एक सुकून भरा फ्रेशनेस था। और सिर्फ बैम्बू हाउस ही नहीं, अंदर एक छोटी सी बेड और एक छोटी सी कुर्सी भी थी।
जब बैम्बू हाउस बन गया तब युनचे के कानों में सिर्फ सुलिंगर की खुशी से भरी चीखें गूंज रही थीं। वो उस छोटी सी बंबू से बनी झोपड़ी के चारों तरफ खुशी से दौड़ रही थी। उसकी आवाज, उसका हंसना एक आजाद फेरी की तरह लग रहा था जो किसी चिंता से मुक्त थी। सुलिंगर खुशी से कहती है, बिग ब्रदर युनचे, चलो आज रात इसी में रहते हैं, ठीक? ये मेरा सपना था और अब जब आप मेरे साथ हो तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। युनचे मुस्कुराकर कहता है, हाँ ठीक है। उस बैम्बू फॉरेस्ट के बीच वो दोनों दोपहर से लेकर रात तक खेलते रहे जब तक चांद आसमान में नहीं आ गया। आज सुलिंगर की हंसी युनचे ने जितनी सुनी शायद कभी पहले नहीं सुनी थी। आज के दिन उसकी हर एक हंसी, हर एक खुशी युनचे की पूरी दुनिया बन गई थी। आज वो सिर्फ सुलिंगर का था। चमकता हुआ चांद आसमान के ऊपर था और सुलिंगर जो पूरी दोपहर दौड़ती रही थी आखिरकार थक गई थी। वो और युनचे एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस बैम्बू बेड यानी बिस्तर पर लेटे जो उन्होंने मिलकर बनाया था। बैम्बू हाउस बहुत सिंपल था और थोड़ा कच्चा भी। थोड़ा सा भी हिलता तो उसमें से चीखने की आवाज आ जाती। लेकिन उस बेड पर लेटे हुए, फ्रेश हवा महसूस करते हुए, एमरल्ड बैम्बू की खुशबू से सांसें भरते हुए और कभी कभी जो ठंडी हवा क्रैक से अंदर आ जाती थी, उन दोनों का मन एकदम शांत और खुश था। सबसे जरूरी बात यह थी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ थे। सुलिंगर धीरे से युनचे के साथ चिपकती है और हल्की सी आवाज में पूछती है, बिग ब्रदर युनचे, मुझे सच में तुम्हारे साथ हमेशा रहना है। ओह, अगर मैं ऐसा बोलूं तो क्या आपको अजीब लगेगा? जबकि हम आज ही मिले हैं लेकिन मुझे पहली नजर में ही आप अच्छे लगने लगे थे। क्या मैं एक अजीब लड़की हूं? वो बेड बहुत ही छोटा था। युनचे मुस्कुराता है और कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब मैंने पहली बार लिंगर को देखा तब मुझे भी वही फील हुआ था। पूरी जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि बिना किसी वजह के किसी को पहली बार देखकर दिल लग जाता है। अगर दोनों लोग एक दूसरे के लिए ऐसा फील करें तो शायद वो रिश्ते हेवन से बने होते हैं या फिर किसी पुरानी जिंदगी से बचा हुआ एक रिश्ते का असर होता है। अरे रुको, कहां जा रहे हो? अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस नोबेल को ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूं तो फिर वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे जैसे ही मैं आगे के एपिसोड अपलोड करूं आप तक पहले नोटिफिकेशन आए और आप पहले वीडियोस को देख पाए।